कांग्रेस के स्टार प्रचारक सीएम हुड्डा ने तेज किया प्रचार। उकलाना, रतिया, टोहाना और फतेहाबाद में सीएम की जनसभाएं। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। मिशन हरियाणा को लेकर पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत और जगाधरी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूंडरी और पलवल में करेंगे प्रचार। सिरसा पहुंचेगा इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का काफिला। इनेलो प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी रहेंगे मौजूद। और हथीन में तीसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण। प्रशासन ने आज भी लगाया कर्फ्यू। सोमवार को दो पक्षों में हुआ था खूनी संघर्ष। नमस्कार, मेरा मैनिफेस्टो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्यकांत बड़थुआल। आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी और रेवाड़ी की जनता से जानेंगे उनका मैनिफेस्टो क्या कुछ है। तमाम राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो को हम जान चुके हैं, जनता के बीच में है और जनता उन मैनिफेस्टो पर गौर भी फरमा रही है। लेकिन ये जानने की कोशिश आज हम करने जा रहे हैं कि जनता अपना मैनिफेस्टो क्या कुछ देखती है, जनता की क्या कुछ समस्या है जो मुद्दों की शक्ल में सामने है। तमाम स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आपका मैनिफेस्टो इस इलाके को लेकर क्या कुछ है? मेरा मैनिफेस्टो ये है कि रेवाड़ी में मीरपुर में जो विश्वविद्यालय बना है उसके अंदर साइंस की क्लासेस शुरू हों और उस विश्वविद्यालय के साथ कॉलेजेज एफिलिएट किए जाएं। यहाँ जो अस्पताल बन रहा है वो बहुत धीमी गति से बन रहा है, उसको जल्दी बनाया जाए और 200 बेड का बनाया जाए। बाउल के अंदर पावर गैस आधारित पावर प्लांट बनाया जाए। इस क्षेत्र के अंदर बिजली की बहुत भारी समस्या रहती है। यहाँ जो कॉलेजेस हैं, अभी महिला महाविद्यालय बन रहा है वो आज तक अधूरा पड़ा है। उस कॉलेज का निर्माण जो है ना 5 साल से चल रहा है, अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। और रोज़गार परक विषय उसके अंदर आने चाहिए। ऑनर्स की क्लासेस शुरू होनी चाहिए, जो कि झज्जर से इधर किसी भी कॉलेज के अंदर ऑनर्स की क्लासेस नहीं हैं। ये मेरे मुख्य मैनिफेस्टो हैं। तो ये आपका मैनिफेस्टो है। आप बताइए, आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ चीजें जुड़ती हैं? मैं अपने मैनिफेस्टो में ये कहना चाहता हूँ कि रेवाड़ी शहर का जो अस्तित्व है वो सही ढंग से नहीं बना हुआ। इसको जो भी मंत्री या जो भी एमएलए बनता है उसको शहर का पानी का निकास समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। 2 बूंद आने पर ही शहर 2-2, 3-3 फुट पानी में डूब जाता है। सेकेंडरी, मेरा जो अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, जो यूनिवर्सिटी यहाँ मीरपुर यूनिवर्सिटी में बनी है उसके अंदर कोई टेक्निकल एजुकेशन का प्रावधान नहीं है। कोई भी वहाँ पर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट या जो है मेडिकल का सब्जेक्ट या एमबीए का सब्जेक्ट इस तरह का नहीं है, जो कि इस इलाके की आज की ज़रूरत है। लेटेस्ट मैनिफेस्टो में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन का विस्तार हो। और मैं ये चाहता हूँ कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, जो कि बिहार और यूपी की तरह यहाँ पर जुर्म होने लगे हैं, उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर हमारी पकड़ होनी चाहिए ताकि यहाँ के व्यापारी लोग, माँ बहनें और सभी लोग सुरक्षित रह सके। तो मैनिफेस्टो में तमाम विषय जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था भी एक इसका हिस्सा है। कुछ और लोग जानते हैं कि उनका मैनिफेस्टो क्या कुछ है। आप बताइए, आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये रेवाड़ी से दिल्ली दगड़ा जो है, सबसे पहले उस कोई भी पार्टी आए सबसे पहले उसका निर्माण बहुत ज़रूरी है। जो कि यहाँ से रेवाड़ी पुराने टाइम से दिल्ली से जुड़ा हुआ है और दिल्ली से रेवाड़ी तक का सफ़र आसान और छोटा हो जाए। इस सबसे पहला मैनिफेस्टो में यही है कि ये दिल्ली दगड़े का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, यहाँ बिजली और पानी की खस्ता हालत को कोई भी एमएलए हो, किसी भी पार्टी का हो, बिजली और पानी की खस्ता हालत में सुधार लाया जाए और बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। यहाँ के प्रत्येक युवा बेरोजगार हैं। यहाँ लोकल कैंडिडेट को किसी तरह की कोई नौकरी नहीं मिल रही, ना ही प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी मिल पा रही, ना ही सरकारी नौकरी मिल पा रही। सभी अपनी भाई भतीजावाद को नौकरी मिल रही है। ये कोई ना करे, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है। जाहिर तौर पर रोजगार का विषय मैनिफेस्टो में है। हमारे साथ कुछ नीचे बैठे हमारे साथ के स्थानीय लोग हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, आपको क्या कुछ अपने मैनिफेस्टो में नजर
आता है कि क्या कुछ आप चीजें जोड़ते हैं, इलाके की समस्याएं क्या कुछ हैं जिन्हें आप मैनिफेस्टो में आप प्राथमिकता के साथ जोड़ रहे हैं? मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात यही होती है कि जो लोगों को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वही मिलनी चाहिए, जैसे रोड, बिजली, पानी और रोजगार। ये सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे प्राथमिकता पे यही चीज़ें रखनी चाहिए कि मैनिफेस्टो में कि सबसे पहले इन्हीं का निदान किया जाना चाहिए। आप बताइए आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो ये है कि यहाँ शिक्षा के दो वर्ग हो गए हैं, एक अध्यापक, एक शिक्षा अधिकारी, एक शिक्षा मंत्री। उनके किसी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। नतीजा ये होता है कि जो नीतियाँ उनकी बनती है वो गरीब को गरीब रखने का ये काम है। सबसे पहला तो यहाँ शिक्षा नीति में आमूलचूल बदलाव होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि जो सरकारी सुविधाएं ले रहा है उसके बच्चे हर हालत में, हर सरकारी कर्मचारी के सरकारी स्कूल में पढ़ें, ताकि शिक्षा में पूरा सुधार हो सके। और इसके साथ साथ सभी सरकारी कर्मचारियों की बदली उनके घर से मात्र 15 किलोमीटर के दायरे में हो, ताकि वो अपने परिवार को भी देख सके और सरकार के अननेसेसरी प्रेशर में ना रहे। क्योंकि सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को दबाकर उनसे गैर कानूनी काम और काम ना करवाने का एक मेन कारण यही होता है कि समस्याएं पैदा की जाती है ताकि उनके समाधान के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले और काम वक्त पर ना हो। तो सरकारी कर्मचारियों की बदली ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर से 15 किलोमीटर दूर हो, ताकि वो अपना परिवार भी देख सके और इसके साथ साथ वो अपनी सरकारी और आधिकारिक जिम्मेदारियां भी निभा सके। तो भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की कारगुजारियों पे नाराजगी है, उस बात को यहाँ मैनिफेस्टो में जोड़ा जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं, सिलसिलेवार क्रम में उनसे हम पूछते हैं। जी आप बताइए आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? सर सबसे पहले तो हम फोकस टीवी का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने मैनिफेस्टो का प्रोग्राम चला के एक आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मैनिफेस्टो ये है कि सबसे पहले तो चिकित्सा और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। यहाँ पे ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज है। बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। उसके बाद जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लोकल बच्चों को एंट्री ही नहीं है। यहाँ के लोकल का एड्रेस देख के रिज्यूम ही बाहर फेंक देते हैं, किसी की कोई एंट्री नहीं है। बाहर के बच्चे रोज़गार लगते हैं। यहाँ पे फिक्स होना चाहिए 50%, 60%, जितना भी कर सकें लोकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हों। उसके अलावा रोज़गार में अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी और मेडिकल कॉलेज वगैरह जितनी भी चिकित्सा दे सकते हैं वो देनी चाहिए। दूसरा जो बीपीएल कार्ड वगैरह जो ये बनाते हैं, जिनके अच्छी ज़मीन है, अच्छे प्लॉट हैं, उनके बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। जो गरीब है, जो उस चीज़ का ज़रूरतमंद है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। आप बताएं, लगातार हम जानने की कोशिश करें, ज़्यादातर लोग हमारे साथ बैठे हैं, अपना मैनिफेस्टो तैयार करके बैठे हैं। आप बताइए आपका मैनिफेस्टो अपने इलाके को लेकर क्या कुछ है? मेरा मैनिफेस्टो ये है, किसी भी शहर के निर्माण में की कोई योजना होनी चाहिए। मैं 25 साल को बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। रेवाड़ी सलम में विकसित हो गया है। रेवाड़ी हमारे सामने ही विकसित हुआ, हमारे सामने ही बढ़ा। इसके लिए कोई प्लान नहीं है, इसलिए अनऑथराइज कॉलोनीज यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी। सरकार को ये चाहिए कि वो एक ऐसी नीति बनाए, जो लोग हाउस बनाना चाहते हैं उनको त्वरित ऑथेंटिक प्लॉट्स अलॉट करने का सिस्टम हो, ताकि निर्माण प्रक्रिया तेजी से बने और ज़रूरतमंदों को हाउस मिल सके। इसके अलावा रेवाड़ी के अंदर ट्रैफिक यातायात की बहुत बड़ी दिक्कत है कि रेवाड़ी के अंदर बाईपास का निर्माण किया जाना चाहिए। अभी नारनौल जाने के लिए लोगों को चक्कर काट के वही शहर में से गुजरना पड़ता है, और वहाँ भी क्योंकि प्लानिंग का अभाव है, इसलिए कार्य कुछ ना कुछ खुदाई होती रहती है और रोज परेशानी के अलावा कुछ नहीं। कभी एक तरफ का रास्ता बंद कर देना, कभी दूसरे तरफ का। इसके साथ साथ मुझसे पहले जो साथी कह रहे थे कि स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये तमाम लोगों के लिए फ्री व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तम क्वालिटी की फ्री व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ न्याय की व्यवस्था में द्रुतगामी प्रयास होने चाहिए। साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें तमाम कार्यालयों के सामने कितने दिन सिटीजन चार्टर जो लागू किया जाए और उसमें कितने समय में क्या काम किया जाए ये साफ लिखा जाए। उनकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको पूरी करने की ज़रूरत है ये साफ लिखा जाए, ताकि कॉमन आदमी को परेशानी से बचाया जा सके। इसके साथ साथ जो लोग सरकारी पैसे पर पलते हैं उन लोगों को उस पद पे होना चाहिए या ना होना चाहिए, इस बात का निर्धारण आम जनता यानी उपभोगकर्ता वो तय करे। वो उनकी सेवाओं से जो उनके लिए गया वो संतुष्ट है या नहीं है। यदि आधे से ज़्यादा लोग उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं तो ऐसे लोगों को उन पदों पर ना रखा जाए। यही मेरा मैनिफेस्टो है। जी, तो इनका मैनिफेस्टो आपने सुना। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनका मैनिफेस्टो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ है? सर सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि जितने भी यहाँ जितने प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह जो आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ लोकल बंदों को बिल्कुल नौकरी नहीं मिलती।
मेरा ये पहला पॉइंट है कि ये जो हमारे एरिया में आकर के लगाते हैं और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, ऐसा क्यों है? इसके लिए कुछ न कुछ कोटा तो हमारा होना चाहिए ज़रूरी, या 20% करते हैं या 30%, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं और बाहर से बच्चे आए हुए जो जिनकी इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है वो तो यहाँ नौकरी करें, हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करके यहाँ बेकार घूम रहे हैं। तो ऐसा ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जितने भी काम हमारे होते हैं, रोड बनते हैं, सीवर बनते हैं, इसमें घटिया क्वालिटी का सामान लगता है। आज वो बना देते हैं और कल वो टूट जाते हैं। तो ये ना कि मतलब ये अपने आदमियों को चाहिए तो आदमियों को दे देते हैं, कंट्रैक्ट वगैरह जो भी है, तो ऐसा ना करें। जितने जो भी अगर आदमी रोड या सीवर बनाते हैं उसमें बढ़िया क्वालिटी का सामान, तो ताकि लंबे समय तक काम आए। आज बनाते अगले साल फिर तोड़ देते हैं, उनको क्या फ़ायदा उसका? बार बार यही नुकसान हो रहा है। जी, यानी कि भाई भतीजावाद की जो स्थिति है उसे लेकर भी मैनिफेस्टो में बात कही गई है यहाँ की जनता की तरफ से। आप बताइए आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? मेरे मैनिफेस्टो के अनुसार जी SYL नहर का जो मुद्दा चला आ रहा लंबे समय से उसको हल होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी है 4 जून 2004 को। उस पर 10 साल हो गए हैं। प्रेसिडेंट रेफरेंस के नाम पर उसको लटका रखा है। केंद्र सरकार और पंजाब गवर्नमेंट को मिलकर इसका निर्माण करना चाहिए। जी, चलिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लगातार पूछते हैं। सिलसिलेवार क्रम निकल पड़ा है जनता का मैनिफेस्टो जानने का, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए। मेरा मैनिफेस्टो है एक तो किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट प्रॉपर हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि और जैसे सब क्षेत्रों में सुविधा देते हैं ऐसे पत्रकारों को ही सुविधा नहीं मिलती, इसको भी पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, इस वर्ग को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड्स पे स्पेसिफिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब्स में परसेंटेज फिक्स करनी चाहिए। मेरे मैनिफेस्टो में इम्पोर्टेंट बात ये है। तो जनता के मैनिफेस्टो में पत्रकारों के लिए भी काफी कुछ है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आप अपने मैनिफेस्टो में जोड़ता हुआ नजर देखते हैं? मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये है कि जो हम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और सड़क, वो तो कम से कम मुहैया करा दे। एक MLA या विधायक या MP जब बन जाता है, जीरो से वो हीरो बन जाता है, और जो पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको मिल नहीं पाती। दूसरा, हमारे रेवाड़ी शहर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अतिक्रमण की। कहीं ना कहीं जब अतिक्रमण की बात आती है और अतिक्रमण हटाने का जब नंबर आता है तो उसमें भाई भतीजावाद आगे आ जाता है, और रेवाड़ी शहर की तस्वीर उसमें बिल्कुल बदली हुई है। तो भाई भतीजावाद की स्थिति को एक बार फिर से यहाँ इंगित किया गया, इशारा किया गया है कि उसकी वजह से जो रेवाड़ी की तस्वीर है वो बिगड़ती जा रही है, और ये मुद्दा जनता के मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर होता नजर आ रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो ये है, अगर रेवाड़ी जिला में राजकीय मेडिकल कॉलेज एम्स खोली जाए, रेवाड़ी में राजकीय कॉलेज खोला जाए, रेवाड़ी में भारतीय विज्ञान संस्थान खोली जाए, रेवाड़ी में हवाई अड्डा बनाया जाए, रेवाड़ी में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच खोली जाए, रेवाड़ी में सभी जिलों में जेल बन गई, केंद्रीय जेल बनाई जाए, रेवाड़ी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने के पानी की है, यह वाटर रिचार्ज स्कीम लागू की जाए। और रेवाड़ी में मेरे साथी ने कहा, मैं भी उनका बात का समर्थन करता हूँ, दिल्ली दगड़ा को NCR स्कीम के अंदर जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ यातायात के जाम की स्थिति बड़ी लगी रहती है और तीसरे रोड की बड़ी ज़रूरत है। और रेवाड़ी में अनगिनत मेरे मैनिफेस्टो हैं, पर और भाइयों का भी मौका मिलना चाहिए। जाहिर तौर वक्त की हमारे पास कमी होगी, हम चाहेंगे जनता का मैनिफेस्टो हम तक पहुंचे। आपसे जानना चाहेंगे आपका रेवाड़ी को लेकर क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो इस बार तैयार आपने किया है? मेरा मैनिफेस्टो ये है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, और मेरे जितने भी साथियों ने जो ये बताई हैं परेशानियां, ये बिल्कुल जायज़ हैं, ये सब होनी चाहिए। इनमें से जो हो सके उनको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। जी, कुछ और लोग हैं, आप बताइए आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? मेरा मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि हिसार का मुख्यमंत्री बन चुका, सिरसा का मुख्यमंत्री बन चुका, रोहतक का मुख्यमंत्री बन चुका, क्यों ना दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री? तो आपके लिए अब राजनीतिक में बदलाव की आप स्थिति करते हैं, चलिए आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है आपका मैनिफेस्टो इलाके की समस्याओं को लेकर क्या कुछ है? समस्याएं जो कि तो बनी रहती है, लेकिन उन समस्याओं को देने में हम लोगों का और कुछ अधिकारियों का विशेष योगदान हो जाए। उन अधिकारियों को अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ होना चाहिए, ताकि वो सुविधाएं जो दी गई हैं वो आम जनता तक पहुंचे। चाहे सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य हो, चाहे जो नई नई बिल्डिंग बनाने से बढ़िया है, उस जो बिल्डिंग आज बनी हुई है उसमें मूलभूत सुविधाओं की और बढ़ोतरी करके उसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए अब निचली कतार से ऊपर चलते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं उनका मैनिफेस्टो क्या कुछ कहता है। आपका इस इलाके को लेकर मैनिफेस्टो क्या कुछ तैयार है? क्या कुछ आपको बड़ी समस्या इस इलाके की नजर आती है? इस इलाके में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। 60 साल हो गए हैं देश आज़ाद हुए को, और रेवाड़ी की हालत वैसी की वैसी है जैसे पहले थी।
ना यहाँ सीवर व्यवस्था ठीक है, ना पानी की व्यवस्था ठीक है। पीने वाला पानी जो है वो फिल्टर करके नहीं दिया जाता है। अगर उसको देखा जाए तो वो पीने योग्य ही नहीं है। और यहाँ पर हॉस्टल बना हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है वो भी डगमगा रही है। मतलब हर चीज़ को देखते हैं तो रेवाड़ी इतना पिछड़ा हुआ है कि आज अगर हम वोट की बात करें, राजनीति की बात करें, तो राजनीति यहाँ फेल हो रही है। और मैं तो चाहूँगा कि इसका चौमुखी विकास किया जाए, अच्छे व्यक्ति को सामने लाया जाए और रेवाड़ी का विकास कराया जाए। तो एक चहुमुखी विकास करने वाले व्यक्ति की तलाश यहाँ आम जनता कर रही है और तमाम मैनिफेस्टो में बातें जुड़ी हुई हैं। जी आप बताइए, आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ है? मैं चाहूँगा मेरे मैनिफेस्टो में 3-4 बड़ी बातें और जो संभव भी हैं। और रेवाड़ी एक ऐतिहासिक नगरी है, इसका जितना रेलिवेंस इतिहास में है, आधुनिक युग में भी प्रगति के क्षेत्र से समझो, डेवलपमेंट के क्षेत्र से समझो, हर चीज से रेवाड़ी बहुत रेलिवेंट है। नंबर 1 जो जय जवान जय किसान की बात है, ये इलाका या तो किसानी पर निर्भर है या भारतीय सेना में भर्ती के लिए यहाँ सैनिकों की खान के नाम से यह हिरवाल क्षेत्र मशहूर है। तो सबसे पहले तो यहाँ एक रिक्रूटमेंट ऑफिस होना चाहिए, भर्ती दफ्तर। एक रैली 2-3 साल बाद होती है, 35-35, 40-40 हजार बच्चे बेरोजगार युवक आ जाते हैं। तो अगर भर्ती दफ्तर यहाँ रहेगा तो रेगुलर उनकी एम्प्लॉयमेंट चलती रहेगी। दूसरा जो बात किसान के लिए है, अब घरोंडा में एक इजराइल टेक्नोलॉजी का वहाँ प्लांट और वहाँ एक डेमो एक वो लगाया हुआ है। वहाँ तो पानी सेम है, वहाँ नदी और इतने पानी है, वहाँ आवश्यकता नहीं। वो पानी यहाँ नहीं है, 250-300 फीट नीचे गया हुआ है। तो आपको लगता है कि सिस्टम की आवश्यकता इस ऐसी तकनीकी किसानी इस इलाके की है, जरूरत मानते हैं कि घरोंडा वाला जी। उठा के यहाँ लाया जाए। तीसरी जो हिस्टोरिकल चीज है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है, जी जाहिर तौर पर तमाम उसकी चीजें हैं एक जनता के बेंच मैनिफेस्टो में जुड़ी हुई है, जिससे तमाम यहाँ तकनीकी बात आपने होनी कही है। चाहिए। माफ कीजिएगा, आपको रेवाड़ी रोकना में चाहूंगा क्योंकि आम कार्यक्रम में आदमी इतनी बातें, की कुछ और साथी सहूलियत भी हमसे के रहे जिनका जनता का मैनिफेस्टो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। रेवाड़ी में आज हम पहुंचे, यहाँ की जनता का मैनिफेस्टो जाना है। कल फिर हाजिर होंगे किसी और जगह, वहाँ की जनता का जानेंगे मैनिफेस्टो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महेंद्रगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे। अगर रही तो आपके बेटे का भाग्य खुलेगा क्या? आपके बेटे को कहीं नौकरी चाहिए तो मिलेगी क्या? आपको अपने गांव के अंदर कोई व्यवस्था चाहिए तो मिलेगी क्या? आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं के पास सर झुकाना पड़ेगा। आप सम्मान से जी भी नहीं सकते। अगर हरियाणा को सम्मान से जीने के लिए रास्ता है तो इस चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले लोगों की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। परिवार साय से मुक्ति चाहिए भाइयों। 25 साल तक वही 2-4 परिवार, पूरे हरियाणा में 5 परिवार है, सारा कब्र के बैठ गए। 25 साल से कब बैठ गए और उसके कारण हरियाणा के सामान्य मानवी का जीवन असंभव हो गया है। हरियाणा के लोग कभी हरियाणा छोड़ करके बाहर नहीं जाते। आज हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जिसके लड़के रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा को छोड़ करके छोटे छोटे राज्यों में छोटी छोटी दुकानें लगा करके न बैठे हो। ये मजबूरी पहले कभी नहीं आई थी। भाइयों बहनों, हमारा किसान तबाह हो गया है। किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। भाइयों, सोना पैदा करने की। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस जय जवान जय किसान की बात कही थी, अगर हरियाणा है तो वो जवानों का प्रदेश है, हरियाणा है तो किसानों का प्रदेश है। ये प्रदेश ऐसा है जो हिंदुस्तान का पेट भी भरता है,
ये प्रदेश के जवान ऐसे हैं जो सीने पर गोलियां झेलते हैं और ये भारत मां की रक्षा का काम भी करते हैं। ये जवानों की, किसानों की भूमि है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ है जिस युद्ध में हरियाणा के जवानों ने सबसे ज्यादा शहादत न दी हो। शहीद राव तुलाराम से लेकर के आज तक शहादत की परंपरा चलती रही है भाइयों। ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। और मेरा तो हरियाणा से और भी एक नाता है। ये हरियाणा की धरती पर ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां उस महापुरुष ने प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने में कोई कसर छोड़ी हो। ऐसी ये भूमि है। उस भूमि को हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। क्या आप हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त चाहते हैं? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो। क्या आप हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त देखना चाहते हैं? क्या आप हरियाणा को बाहुबलियों से मुक्ति चाहते हो? क्या आप हरियाणा में बेईमानों से मुक्ति चाहते हो? भाइयों बहनों, तब तो आपने नया रास्ता चुनना ही पड़ेगा। 25 साल तक जिस रास्ते पर चले हैं, ये जाएंगे तो दूसरे आएंगे, लेकिन आने वाले सब वैसे की वैसे ही आएंगे। अगर बचना है तो सिर्फ एक रास्ता बचा है, और कोई रास्ता है ही नहीं भाइयों, कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता बचा है। आप भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे हरियाणा का कर्ज चुकाने का मौका दीजिए। आप सिर्फ हरियाणा की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार को हरियाणा के लोगों की सेवा में लगाने का मुझे अवसर दीजिए भाइयों बहनों, मुझे मौका दीजिए। आज तक देश में क्या चला है? दिल्ली सरकार के बगल में राज्य सरकार खड़ी रहती है, और इसलिए 1+1 2 होता है। केंद्र के बगल में राज्य सरकार खड़ी दिखती है तो 1+1 2 दिखता है। मैं इस सारे हिसाब किताब को बदलना चाहता हूं। मैं इस अंक गणित को बदलना चाहता हूं। और केंद्र के बगल में जब राज्य सरकार खड़ी हो तो 1+1 2 नहीं, एक के बगल में एक, 11 का हिसाब तैयार करना चाहता हूं। 11 का हिसाब करना चाहता हूं। एक और एक दो नहीं, साथ एक 11 की ताकत पैदा करना चाहता हूं। अब तक दिल्ली और राज्य पास-पास थे, साथ-साथ नहीं थे। हम एक ऐसी संस्कृति लाना चाहते हैं जहां दिल्ली और राज्य पास-पास भी हो, साथ-साथ भी हो, और तब जाकर के 11 का अंक बैठेगा। तो महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नमस्कार जी,